वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे BHIC 134 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। जैसे कि गाइज आज आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, आज जो है बंगाल राज्य का जो है सेकेंड पार्ट है। देखिए, बंगाल राज्य के बारे में एक ऑलरेडी क्लास अपलोड हो चुकी है, जिसके बारे में मैंने बंगाल के बारे में बताया है। उसमें फर्स्ट क्लास में जो ना वो थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि क्या था, और उसके बाद आप सभी जो ना फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा। वो आपका बेस है, बेस मतलब शुरुआत यहाँ से करनी चाहिए, क्या है, कैसे बंगाल आया, उसके बारे में मैंने बेहतरीन तरीके से बताया है। वैसे मैं बेसिकली ऐसे नॉर्मल मैं बता दे रहा हूँ आखिर उसमें क्या बताया था। जैसे उसमें जो ना भौगोलिक रूप बताया था, बंगाल कहाँ पे आया है, कहाँ पे पड़ता है, किसके बगल में कौन सी नदी है, क्या है, उसके बारे में बताए थे। उसके बाद जो है ना बंगाल राज्य की स्थापना किसने किया था, जैसे मुर्शिद कुली खान ने कैसे किया था, क्यों मुर्शिद कुली खान ही ने किया। उसके बाद ये जबकि अंग्रेजों का शासन था, फिर भी मुर्शिद कुली खान ने बंगाल राज्य की स्थापना किया था, अलग किया था। उसके बाद क्या क्या बदलाव लाया मुर्शिद कुली खान, इसके बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से देखे हैं। ठीक है, आप सभी उसको जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। देखिए, मुर्शिद कुली खान जो है ना वो मुर्शिद कुली का पहला शासक था, पहला राजा था बंगाल राज्य का। उसके बाद जो है बंगाल राज्य में जो है ना उसकी मृत्यु होने के बाद जो है ना, जैसे 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है उसका दामाद जो है यहाँ का शासक बनता है, जो कि आज के सेशन में उसके आगे हम लोग देखेंगे। कल तक जो है ना नए मतलब कि पहले पार्ट में जो है हम लोग बंगाल राज्य का जो स्थापना के बारे में देखे थे और मुर्शिद कुली खान जैसे पहला शासक था उसके बारे में देखे थे। आज उससे आगे की ओर हम लोग चलेंगे। जैसा कि देखिए, आज जो है मुर्शिद कुली खान के बाद जो है ना उसका दामाद यहाँ का शासक बनता है, जिसका नाम था सुजाउद्दीन, जो 1727 से 1739 तक रहता है। ये देखिए, ये सुजाउद्दीन जो है मुर्शिद कुली खान जैसा योग्य शासक नहीं था, ये मुर्शिद कुली खान के जैसे योग्य शासक नहीं थे, ये मुर्शिद कुली खान के दामाद था। इसके बाद बंगाल का अगला नवाब जो है ना वे सरफराज खां बन जाते हैं। सुजाउद्दीन जो ना कुछ खास नहीं कर पाते हैं, कुछ खास नहीं होते हैं उसमें, इसलिए जो ना अगला नवाब जो है ना सरफराज खां बनता है। इस सरफराज खां जो है ना भी अयोग्य शासक था। ये सरफराज खां बहुत ही अयोग्य शासक था, मतलब कुछ ना कि बराबर कुछ था, सिर्फ वंशज का था, इसलिए वहाँ का शासक बन गया था। जो 1739 से 1740 मतलब कुछ मंथ के लिए बना था, और उसको जो ना उसका शासक से जो ना अलीवर्दी खां जो ना हड़प लिया था। मैं इसके बारे में और आगे देखे बताऊंगा। ये जो बंगाल के जितने भी युद्ध हुए थे, सारा का सारा मतलब एक प्रकार का बोले तो रचा रचाया हुआ युद्ध था। ये जो ना सबसे पहले ही इसमें घटित हो जाते थे, मतलब घटित होने से पहले ही ये फिक्स वाला युद्ध हुआ करता था। इसमें सारे के सारे ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और इसका लेवल देखिए, मैं कहाँ से कौन से लेवल से पढ़ा रहा हूँ, हर एक बेसिक से स्ट्रॉन्ग लेवल तक, मैं UPSC लेवल तक की कवर हो जाएगी। इसका नोट जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। अलीवर्दी खां जैसे बनता है शासक, अगला नवाब 1740 से 1756 ईस्वी तक। उस समय बिहार का नवाब सूबेदार मतलब ये अलीवर्दी खां थे, जो जैसे बंगाल का शासक जो है मुर्शिद कुली खां बने थे, उसी तरह जो है बिहार का नवाब जो था ये अलीवर्दी खां था। अलीवर्दी खां जो है बिहार से बहुत ज़्यादा बड़ा था बंगाल, इसलिए अलीवर्दी खां ने बंगाल राज्य का शासक बन गया, जो सरफराज खां सरफराज खां को जो हटाकर वो खुद शासक बन गया। ओके, फिर इसमें जो सरफराज खान को बेदखल कर बंगाल का नियंत्रण स्थापित किया और बंगाल का नवाब बन गया। उसके जिस तरह मुर्शिद कुली खां को मुगलों को धोखा दिया, उसी तरह जो है अलीवर्दी खां ने मुर्शिद कुली खां के वंशज को दिया। देखिए, जैसे मैंने अभी बताया ना कि ये जो है युद्ध, ये बंगाल में जितने भी युद्ध हुए थे, ये युद्ध होने से पहले ही फिक्स हुआ करते थे। इसी तरह जैसे फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था मुर्शिद कुली खान ने किस तरह से अंग्रेजों को धोखा देकर बंगाल राज्य की स्थापना किया, ठीक उसी प्रकार अलीवर्दी खान ने जो है मुर्शिद कुली खान के वंशज को धोखा देकर उन्होंने अपनी शासक बन गया, उन्होंने अपनी जो है ना नवाब बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे कहा जा रहा है ये एक योग्य शासक था। कौन? अलीवर्दी खान एक योग्य शासक था, जिसकी वजह से इन्होंने बंगाल में जो है शासक बना। और उसके बाद कहता है 1740 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला थे। जब मुगल बादशाह उस समय जो है मोहम्मद शाह रंगीला थे, इसको जो है रंगीला मिजाज के थे, इसलिए उसका नाम मोहम्मद शाह रंगीला रखा गया। उन्होंने उसके शासनकाल में जो अलीवर्दी खां क्या करते थे, अलीवर्दी खां जो उसको 2 करोड़ रुपये उसको देते थे। क्यों? क्योंकि वो जो एक प्रकार का सर्टिफिकेट चाहते थे, क्योंकि इस सर्टिफिकेट के माध्यम से ये मेंशन किया गया था कि मैं अभी बंगाल का शासक हूँ, इस पर कोई हस्तक्षेप ना करे, कोई भी मतलब विद्रोह ना करे मुगल शासक की ओर से, इसलिए उन्होंने 2 करोड़ रुपये दिए। मतलब अलीवर्दी खां इस तरह से शासक थे ना, वो जो दुश्मनी जैसे होती थी उससे मतलब दोस्ती बना के रखा था। जैसे मुगल बादशाह इस पर मुगल बादशाह इस पर जो है ना
आक्रमण कर सकता था, विद्रोह कर सकता था, क्योंकि मुर्शिद कुली खान ने मुगल बादशाह को धोखा दिया था, उसकी वजह से बंगाल को स्थापना किया। ठीक उसी प्रकार जो है ये अलीवर्दी खां सोच लिया कि इसका बदला जरूर लेगा मुगल बादशाह को, इसलिए उन्होंने 2 करोड़ रुपये पहले ही दे दिया, सर्टिफिकेट ले लिया। वाह, इसलिए इसे कहते योग्य शासक के, ठीक है ना, पहले ही इन्होंने कर लिया ताकि विद्रोह ना करे, हम शासक बनेंगे रहेंगे। फिर आगे कहा जाता है अलीवर्दी खां को सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना किससे करना पड़ा, मराठों के राजा जो थे बालाजी बाजीराव से करना पड़ा था। बालाजी बाजीराव जो ना बहुत ज़्यादा मतलब वो सोच ही लिए थे कि हमको बहुत ज़्यादा मतलब क्षेत्र जो है बढ़ाना है, तो इस तरह से जो ना इसको दिक्कतों का सामना करना पड़ा था उससे। और 1751 ईस्वी में बंगाल में उड़ीसा को अलग कर हड़प लिया था। 1751 ईस्वी से जो 1751 ईस्वी में से बंगाल से उड़ीसा को अलग कर लिया, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है ये ईस्ट इंडिया के कंपनी के मुंह नहीं पड़ना चाहते थे, मतलब उसके कामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक अलग ही उसका रुतबा था। क्योंकि आप सभी समझ सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का जिसके पीछे पड़ जाए उसको हटा ही देता था, हड़प ही लेता था, आगे चलकर हड़प भी लिया, आगे और भी है इसका। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप समझ सकते हो, ठीक है ना, आसानी तरीके से। देखिए अलीवर्दी खान ने यूरोपीय की तुलना मधुमक्खी से की है। ये जो है अलीवर्दी खान जो थे यूरोपीय लोगों की तुलना जो है एक मक्खी की तरह किया है। उसमें जो है ये कहा है यदि हम लोग मधुमक्खी को यदि इन्हें रेड़ा जाए तो ये शहद देगी तथा छेड़ने पर काट काट मार डालेगी। अब जो मधुमक्खी की छत्ता होती हैं उस पर अगर आप गीट मार दोगे, ढेला मार दोगे, तो वो जो ना आपके पीछे पड़ जाएगी मधुमक्खी। उसी प्रकार इसमें कहा गया है यूरोपियों को जो ना वो मधुमक्खियों से तुलना किया है, अगर उस पर रेड़ा जाएंगे, उस पर पत्थर फेंकेंगे तो वो हम ही को काटेगा, ठीक है ना। फिर आगे कहा जाता है अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों को क्रमशः कलकत्ता और चंद्रनगर की किलेबंदी की इजाज़त नहीं दी थी। देखिए अलीवर्दी खां जो है अंग्रेज हो गया, फ्रांसिस हो गया, ये सभी को जो है ना अपना कलकत्ता जो बंगाल का जो है ना राजधानी था कलकत्ता में जो ना किलेबंदी मतलब घेरावट करने के लिए उस पर रोक लगा दिया था, ताकि वो जो ना हमारे, क्योंकि कलकत्ता जो उसके अधीन था, तो मेरा हक है, मैं जो करूँ, तुम लोग कौन होते हो, इसी तरह वो इजाज़त नहीं दी। अलीवर्दी खां के एक भी बेटे नहीं थे, ध्यानपूर्वक सुनना, इसमें ये मेज पोएट वाली चीज़ है, ठीक है। अलीवर्दी खां के एक भी बेटे नहीं थे, उनकी 3 बेटी थी। तीनों में से एक का ढाका के परिवार में जो बांग्लादेश में अभी वर्तमान समय में पड़ता है, पहले बांग्लादेश भारत में ही पड़ता है तो आपको पता ही होगा। उसके बाद पटना जो बिहार के राजधानी है, और उसके बाद एक परिवार जो है ना, एक बेटी जो है पूर्णिया, ये भी पूर्णिया जो है अपना बिहार का ही एक जिला है, ठीक है, तो वहाँ के निवासी थे, वहाँ के नवाब में थी पूर्णिया, ठीक है। उसके बाद इसलिए अलीवर्दी खान ने अपने शासनकाल में अपने एक बेटी के बेटे को सिराजुद्दौला को नवाब घोषित कर देता है। अलीवर्दी खां के 3 बेटी थी, तीनों बेटी का तीनों जगह शादी हो गई थी, एक ढाका में, एक पटना में, एक पूर्णिया में। उनमें से एक बेटी के बेटे को मतलब अपने नाती को बंगाल का नवाब बनाया गया था, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। इसका ध्यानपूर्वक सुनना। ये 1756 ईस्वी में जो ना अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जैसे अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद जो है सिराजुद्दौला वहाँ का शासक बनता है, जो 1756 से 1757। देखिए ये कुछ ही दिन रहा, लेकिन इसके शासनकाल में बहुत ही भयानक युद्ध हो गया। ध्यानपूर्वक सुनना इसके मेरी बातों को, ठीक है। एक योग्य शासक था सिराजुद्दौला, बहुत ही कम दिनों के लिए बना, लेकिन एक साल में ही बहुत कुछ देखने को मिला था। इसी के शासनकाल में जो ना प्लासी का युद्ध हुआ था, जो इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है प्लासी का युद्ध, और बक्सर का युद्ध भी है आगे जो कि हुआ था इसके शासनकाल में नहीं, ठीक है। ये बंगाल में ही ये सब युद्ध हुई थी, आप सभी को जो ना आगे देखिएगा, ठीक है। ये नवाब बनते ही समझ गया था कि EIC ने मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता पर नियंत्रण कर रहा है और दस्तक का दुरुपयोग कर रहा है, तथा फोर्ट विलियम किले के चारों तरफ किले बनवा रहे हैं। ये जो है ना जैसे नवाब बने थे सिराजुद्दौला, जो एक योग्य शासक था, पहली बात तो ये। उसके बाद उन्होंने ये समझ चुका था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेज जो है वो कलकत्ता पर नियंत्रण करने लगा था, उस पर आक्रमण करने लगा था, हस्तक्षेप करने लगा था, और उस पर दस्तक के रूप में जो ना दुरुपयोग करने लगे थे, उस पर कर जो टैक्स लगाते थे उसका दुरुपयोग करने लगे थे। और फोर्ट विलियम किले जो है वो कलकत्ता के किले थे, उसके चारों तरफ वो बाउंड्री मतलब घेराबंदी करवाते थे, किले बनवा रहे थे, जो कि फिर उन्होंने जो ना एक खिलाफ किया, उन्होंने फोर्ट विलियम ने कलकत्ता पर कार्रवाई करता है। उस समय कलकत्ता का अधिकारी मानिक चंद्र था। इस तरह वे ईस्ट इंडिया कंपनी का विद्रोह करता है कि फोर्ट विलियम का क्षेत्र जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं बल्कि कलकत्ता नवाब का है। देखिए उस समय जैसे अंग्रेज जो है फोर्ट विलियम मतलब कलकत्ता में किलेबंदी कर रहे थे, तो सिराजुद्दौला ने उस पर विद्रोह किया, कहा कि जो ये फोर्ट विलियम है ये आपका नहीं है। इंग्लैंड को कहा, अंग्रेजों को कहा ये आपका नहीं है, ये हमारे बंगाल का ही शासक के नेतृत्व में आता है, तो आप इसको नहीं कर सकते हैं। इस पर जो है ना बंगाल का उस समय जो ना अधिकारी जो थे, कलकत्ता के अधिकारी जो थे मानिक चंद्र हुआ करते थे, तो उसके साथ दिया। फिर सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को अपना नाना के नाम पर अली नगर कर दिया। ये जो है कुछ दिनों के लिए जो ना सिराजुद्दौला जो ना अपने नाना के नाम पर
अलीवर्दी खान नाम था ना, इसलिए उन्होंने कलकत्ता का नाम जो है ना अलीनगर कर दिया। इस तरह से सिराजुद्दौला ने ईआईसी के साथ एक संधि की, जिसे अलीनगर की संधि कहा गया है। देखिए इसी के शासनकाल में जैसे प्लासी का युद्ध आरंभ होती है, जैसे मैंने बताया था कि इसी के शासनकाल में, इसको याद रखना, सिराजुद्दौला के शासनकाल में ही प्लासी का युद्ध होता है। और इसके कारण क्या थे, प्लासी के युद्ध होने के कारण क्या थे, मुख्य कारण यही था। देखिए इसमें देखिए पॉइंट सुनिए मेरी बातों को, प्लासी के युद्ध के बारे में आपको पूछ सकता है एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, तो आप इसके कारण यहाँ देख लीजिए, कारण बता रहे हैं। फोर्ट विलियम का कार्रवाई, जैसे कि ईआईसी नाराज हो गया। फोर्ट विलियम जैसे कलकत्ता पर जो है वो ना विद्रोह किया ना, अभी जैसे बताएं, उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही नाराज हुआ, क्यों रोका मुझे। उसके बाद कहता है घसीटी बेगम, ये सिराजुद्दौला की मासी थी, जो अपने बेटे को नवाब बनाना चाहती। देखिए उसकी 3 बेटी, अलीवर्दी खान के 3 बेटी थी, तीनों में से एक बेटी का बेटा जो सिराजुद्दौला थे वो नवाब बना था, और उसका मासी जो थी घसीटी बेगम नाम का, वो चाहती थी कि मेरा बेटा शासक बने, इसलिए वो एक प्रकार का दुश्मनी ले लिया। और आगे चल के इसका सुनना, मेरी बातों को सुनना भी बहुत ही बेहतरीन है, थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे तो समझने में दिक्कत आएगी, ठीक है। वो मौसी उसका चाहती थी, ठीक है। उसके बाद अगला जो है, अगला फिर एक 2 मौसी थी, 2 मौसी में एक मौसी घसीटी बेगम, जो उसके बाद दूसरा जो पूर्णिया का नवाब जो थे शौकत जंग, यानी कि मौसा, जो पूर्णिया के मौसी थी उसके हस्बैंड जो मौसा लगेंगे, वो उसका नाम शौकत जंग था। उन्होंने भी विद्रोह किया था, क्योंकि उनका बेटा नहीं बन पाया तो विद्रोह किया, ठीक है। और एक थे जगत सेठ, इसका सबको याद रखना, ये सब आगे चल के इसका जो योगदान आएगा, ठीक है। जगत सेठ जो बैंकर थे, इन्होंने भी सिराजुद्दौला के साथ धोखा दिया था। बैंकर होता है ना, शासक है तो आपका बैंक के साथ इधर उधर करेंगे ही तो रुपया पैसा, तो उस प्रकार जो है उस पर भी धोखा दिया था उसको। उसके बाद आगे है अमीन चंद, एक व्यापारी था, उसने भी धोखा दिया था। किसको दिया था, ये सभी जो ना सिराजुद्दौला को धोखा दे रहा था, ये सभी जो ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर इसको धोखा देता है। फिर आगे देखिए, ये एक मुख्य कारण, ये जो है ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, ब्लैक होल की घटना। आप सभी इतिहास में सुने ही होंगे ब्लैक होल की घटना, आज संपूर्ण रूप से जान लीजिए क्या होता है ब्लैक होल की घटना, क्या थी। ये ब्लैक होल की घटना जो है 1756 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था, जिसमें सुबह तक 23 जिंदा बचे तथा 123 की मृत्यु हो गई, उसमें से एक हॉलवेल बचे थे। देखिए एक ब्लैक होल की घटना में हुआ था क्या था, एक हॉल हुआ करते थे, छोटा हॉल, ठीक है, उसमें जो ना 146 अंग्रेजों को बंदी बना लिए थे, कौन, सिराजुद्दौला। एक छोटा सा हॉल था, उसमें 146 आदमी को अंदर डाल दिया, जाओ घुसो 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 अंग्रेजों को। उनमें से जो ना 23 मात्र बचे थे, मात्र 23, 123 की मृत्यु हो गई थी एक ही रात में। उसमें से एक बचा था हॉलवेल, जो हॉलवेल के लेखक थे। उन्होंने हॉलवेल ने एक अपनी पुस्तक में जो ना बताया कि हॉलवेल के बारे में जो एक द्वेषपूर्ण नीति थी, इस प्रकार जो ना अंग्रेज जो है ना इस पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुआ, कैसे कर सकता है इस तरह से, तो इसका भी बदला लिया था। आपका प्लासी के युद्ध इसका कारण भी बना था, ओके। उसके तो हॉलवेल आगे चलकर बंगाल का गवर्नर भी बनता है। देखिए वो एक बचा हुआ आदमी आगे चलकर बंगाल का गवर्नर बन जाता है, तो इसका बदला लेगा ही, ठीक है। फिर हॉलवेल ने ब्लैक होल ने भी ईस्ट इंडिया को कहीं ना कहीं नाराज कर दिया, ठीक है। इस सब को देखकर ये सिराजुद्दौला के साथ विद्रोह करता है। उस समय ईआईसी का हेडक्वार्टर मद्रास था। यहाँ से 2 सेनाएं रवाना हुई बंगाल, उसमें से एक का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव, जो स्थलीय मार्ग और आगे चलकर बंगाल का गवर्नर बनता है। देखिए इन सब को देखकर जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी का रहा नहीं किया, क्यों इतना भयानक चीज़ों किया। उसके बाद उन्होंने जो है उस समय जो है ना उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों का जो हेडक्वार्टर मद्रास हुआ करती थी, मद्रास में 2 सेनाओं को रवाना किया। मद्रास से जो ना 2 सेनाओं को रवाना किया, एक स्थलीय मार्ग से, एक समुद्री मार्ग से। स्थलीय मार्ग से आया था रॉबर्ट क्लाइव, इसका नाम तो आप सुने होंगे, रॉबर्ट क्लाइव, याद रखना। रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो वहाँ आगे चलकर बंगाल का गवर्नर बन जाता है, जैसे कि हॉलवेल बनता है ना गवर्नर, उससे बाद में ये रॉबर्ट क्लाइव बनता है। उसके बाद एक जो थे आपका समुद्री मार्ग से जो आए थे एडमिरल वाटसन, ये समुद्री मार्ग के द्वारा आए थे, ठीक है। ये दोनों ने नेतृत्व किया। इसके कलकत्ता पहुंचने के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के साथ संधि करता है। उस संधि में नवाब उनकी सभी शर्तों को मान लेता है, जैसे फोर्ट विलियम पर किलेबंदी होगी, कलकत्ता पर नियंत्रण और व्यापार करने पर। फिर भी क्लाइव चाहता था सिराजुद्दौला को मार दे। इस तरह क्लाइव अमीन चंद्र व्यापारी से बात करता है, आप इसे हमें सिराजुद्दौला के सेनापति को मुलाकात करवा दीजिए, जिससे कि सोना योग। देखिए इसमें क्या कहा था, जैसे रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल का गवर्नर बन गया, वो जैसे बंगाल में आए ना, उन्होंने सबसे पहले सिराजुद्दौला के साथ संधि करता है। संधि क्या करता है कि मैं कोलकाता में किलेबंदी नहीं करूंगा, ठीक है। उसके बाद आपका फोर्ट विलियम पर मतलब किलेबंदी नहीं करूंगा, कलकत्ता पर नियंत्रण नहीं करूंगा, व्यापार नहीं करूंगा, मतलब ये सभी चीज़ें जो सिर्फ संधि किया था,
उस दोनों के बीच हो गया था संधि। उसके बाद जो है फिर भी ये रॉबर्ट क्लाइव जो थे ये चाहते थे कि सिराजुल्लाह की मृत्यु हो जाए, ये मेरे लिए बाधा है। तो उन्होंने रणनीति अपनाई। किस तरह से रणनीति अपनाई वो देखिए। मैंने पहले भी बताया था, एक व्यापारी जो थे अमीन चंद्र जो है, उन्होंने धोखा दिया था, याद है? इसी का बदला लेने के लिए, सिराजुल्लाह के साथ बदला लेने के लिए सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव तो उसका मतलब जो दुश्मन थे, बंगाल में जो दुश्मन थे उससे मिला। तो उसमें से अमीन चंद्र से मिला रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद उससे बात करता है कि उससे कहता है कि आप जो है मुझे एक उसका सेनापति से, ऐसा खास सेनापति से मिलाइए, मुलाकात करवा दीजिए जो योग्य था और उसको जो है ना उसका बात को समझ सके। तो उन्होंने जो है सबसे पहले मीर जाफर नाम का सेनापति को मिलाता है। मीर जाफर एक बहुत ही भयानक, बहुत ही ताकतवर सेनापति था और जो है ना सिराजुल्लाह के राइट हैंड था। ठीक है। फिर अमीन चंद्र जो है मीर जाफर से मिलाने के लिए क्लाइव से 30 लाख रुपया और खजाना का 50% मांगा। क्लाइव राजी हो गए। फिर जो है जाफर से मिलने के बाद जो है अमीन चंद्र का हत्या करवा दी। मतलब अमीन चंद्र जो थे वो चाहते थे कि जब मैं मीर जाफर से मिला हूँ तो उसमें जो ना हमको 30 लाख रुपया प्लस खजाना जितना भी होगा उसका 50% हमको मिलना चाहिए, उसके बाद ही मैं मिलाऊंगा। तो रॉबर्ट क्लाइव तो पहले ही सोच लिए थे कि हमको ठीक है राजी हो गया, वो दे दिया, लो स्टैम्प पे सिग्नेचर भी कर दिया। जैसे उससे मिलाया पटाक दे दिया, मतलब मार दिया अमीन चंद्र को भी। ये अंग्रेजों की बात ही अलग थी। तो अमीन चंद्र भी गया, उसका पैसा वैसा सब कुछ रह गया। तो सिर्फ जो ना वो सामने में हाँ कर दिया, आगे चलकर उसकी खल्लास वाला काम कर दिया। ठीक है। इस तरह से मीर जाफर तथा क्लाइव के बीच बातचीत होता है। मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बनाना चाहते थे। फिर मीर जाफर ने कहते कि सिराजुल्लाह को कैसी सत्ता से हटाएंगे। मीर जाफर, आपको मान के चलिए, आपको हम बोलेंगे कि आपको जो है ना भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे तो मन में तो लड्डू फूटेगा ही। उसी तरह जो है मीर जाफर के मन में लड्डू फूट गया कि बंगाल का नवाब बनाएगा मुझे, लेकिन उसके बनाने से पहले जो है उसको सिराजुल्लाह को यहाँ से हटाना पड़ेगा, नवाब से हटाना पड़ेगा, गद्दी से हटाना पड़ेगा। तो वही कहता है सिराजुल्लाह के बारे में कि मीर जाफर बोलता है कि मैं मतलब सिराजुल्लाह को कैसे सत्ता से हटाएंगे। तो फिर आगे कहता अंग्रेज क्लाइव बोलते हैं कि वो मेरे पे छोड़ दो। फिर इस तरह से इतिहास में एक युद्ध होता है जो प्लासी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस तरह से युद्ध जो है प्लासी का युद्ध के कारण क्या थे वो भी समझ चुके हैं। अब प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था वो समझेंगे कि प्लासी का युद्ध जो है तो इस तरह से जो है ना वो रॉबर्ट क्लाइव जो है उसके बाद और सिराजुल्लाह के साथ प्लासी का युद्ध होता है जो 1757 ईस्वी में, ठीक है, ईआईसी कंपनी के साथ और बंगाल के बीच होता है। इस ईआईसी का जो नेतृत्व कौन करता है? रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन। रॉबर्ट क्लाइव तो गवर्नर था, ये एडमिरल वाटसन जो थे ये समुद्री मार्ग के द्वारा जो आए थे। उसके बाद बंगाल के साथ जो सिराजुल्लाह थे और जो है ना इसके 2 सहपाठी थे, मीर मदान और मोहनलाल। ये दोनों ने इसकी सहायता किया था इसमें। ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद आगे कहता है क्लाइव ने षड्यंत्र रचकर सिराजुल्लाह को बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से बाहर युद्ध के लिए बुलाया। ईआईसी के पास मात्र 4000 सेना थे जो एकत्रित थे। देखिए क्या कहता है, क्लाइव जो है पहले ही षड्यंत्र रच दिया था। ये रचा था कि सिराजुल्लाह को कैसे भी मुझे बंगाल की राजधानी जो थी मुर्शिदाबाद से उससे बाहर किसी तरह युद्ध में लेके आओ। और जो है ईआईसी का सबसे पहले मुख्य कारण क्या था पता है जीतने का? उसके पास जितने भी सेनापति थे वो एकत्रित थे, एकजुट थे। लेकिन बाकी जो है बंगाल सबके पास सेनापति बहुत थे लेकिन एकजुट नहीं थे, इसमें बिखराव थे। जबकि 50,000 सेना थे फिर भी नहीं बचा पाए। ठीक है, वो 4,000 में ही एक कर दिए। उसके बाद इसमें देखिए क्या कहता है, मीर बख्शी ने पहले ही धोखा कर लिया था। इस तरह से बंगाल को इस युद्ध के पीछे हटाना पड़ा। देखिए इस युद्ध में होता क्या, देखिए यहाँ से देखिए मीर बख्शी जो थे वो इस युद्ध से पहले ही धोखा कर लिया था। इस तरह से बंगाल को इस युद्ध में पीछे हटना पड़ा। जैसे कि युद्ध हो रहा था बंगाल में, ये जो है प्लासी का युद्ध हो रहा था, युद्ध से बाहर जो लेके जाने के लिए बोला था, उसमें ये पहले ही फिक्स कर दिया था कि इसमें जो है मारेंगे ही, क्योंकि उसका मुख्य सेनापति जो था मीर जाफर वो तो उसी के साथ था, उसके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था और उसके पास जो ना ड्यूटी के लिए उसके पास चला गया। देखिए आगे चलिए, देखिए कैसे करता है। इस युद्ध के पीछे हटना पड़ा और सिराजुल्लाह को मारने के लिए मीर जाफर धोखा से सिराजुल्लाह को वहाँ राजधानी ले जाने के लिए प्रेरित किया। मीर जाफर भी चाहते थे ना कि मुझे बंगाल का नवाब बनाया जाए, तो उन्होंने जो है क्या किया कि धोखा से किसी तरह से सिराजुल्लाह को वहाँ की राजधानी से बाहर लेके जा गया और युद्ध के स्थल पर, ठीक है, तो उस दौरान जो है ना मीर जाफर ने उसकी हत्या नहीं की, क्योंकि उसका जो मालिक था तो उसने हत्या नहीं की। वो अपना सर पर जो है ना
तो वो नहीं चाहते थे कि हम मारे, तो उसका बेटा से मरवाता है जिसका नाम मीरत, और उसका एक दोस्त था उसका मोहम्मद नाम था, वो दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। किसकी? सिराजुद्दौला की, प्लासी के युद्ध के दौरान। इस तरह से जो है ना मीर जाफर जो है उसकी बेटे ने मीर जाफर के साथ उसके बेटे और उसका दोस्त मिलकर सिराजुद्दौला को मार देता है। इस धोखा में इस युद्ध में धोखा ही धोखा होता है। इस तरह से धोखा का पर्यायवाची मीर जाफर को भी कहा जाता है। देखिए मीर जाफर को भी पर्यायवाची कहा जाता है वो धोखा का नाम पे, क्योंकि ये जो है ना युद्ध पहले से ही, जैसे मैंने बता दिया था कि रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिला हुआ था मीर जाफर, धोखा देके किसी तरह मारना ही था, तो सिराजुद्दौला को सब चीज़ के बारे में पता नहीं था, तो इस तरह से सिराजुद्दौला की हत्या करवा देती है। तो ये प्रकार जो ना पहले जैसे मुर्शिद कुली खान ने धोखा दिया बंगाल को, फिर अलीवर्दी खान ने दिया सिजाउद्दीन सरफराज खां को, उसी तरह जो है ना मीर जाफर ने धोखा दिया सिराजुद्दौला को। इस तरह से मतलब पूरा का पूरा युद्ध जो है ना ये धोखा ही धोखा हुआ था, और आगे भी धोखा होता है। आगे जो है ना हम लोग उसको भी देखेंगे। ये युद्ध पहले से ही फिक्स था, जैसे पहले ही आपको पता ही था कि जो रॉबर्ट क्लाइव वो पहले बोल देते ये सब मेरे पे छोड़ दो, मैं मार दूंगा उसको, मैं मरवा दूंगा, तुम टेंशन मत लो, तो मरवा ही दिया। तो इस तरह से मीर जाफर बंगाल का अगला नवाब बन जाता है, जैसे उस पर शर्त लगाया गया था। और रॉबर्ट क्लाइव जो है इतना माइंडेड था, ईस्ट इंडिया कंपनी इतना माइंडेड था, उन्होंने क्या किया, मतलब मीर जाफर को इसलिए नवाब बनाया क्योंकि वो मेरे अंदर रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर रहेगा। मीर जाफर बार बार धमकी देगा, तुमको हम बनाए हैं, ये करो वो करो, ये करो वो करो। तो इस तरह से उन्होंने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देता है। तो हम लोग आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे, और एक सेशन में जो है हम लोग कोशिश करेंगे कवर करने की, और उसमें जो है मीर जाफर के बारे में देखेंगे। मीर जाफर के बाद मीर कासिम आती है, मीर कासिम के बाद जो है ना उसमें बक्सर का युद्ध होता है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद इसी में इलाहाबाद की संधि होती है, उसमें जो उसको देखेंगे। एक सेशन और रहेगा इसमें, तो बेहतरीन तरीके से हम लोग समझ जाएंगे बंगाल के बारे में। आप इसको जरूर से जरूर नोट डाउन कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंटेंट आप सभी समझ चुके होंगे। स्टोरी टाइप का मैंने भी बता दिया, आप सभी को समझ में आ गया होगा। सिर्फ नाम याद रखना है, बाकी स्टोरी तो याद ही है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आप जो भी नहीं देखें उसको देख लीजिएगा, और उसके बाद आज देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट सेशन जो है बहुत ही जल्द आ जाएगी। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं। ओके, तो और आप सभी जो है ना मेरे एक्सप्लेशन जो है जरूर एक्सप्लेशन पे कमेंट कीजिएगा, किस तरह से एक्सप्लेशन रहा और कंटेंट किस तरह से रहा। और उसके बाद वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट पार्ट जैसे आए आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो जाए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।